Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, CLAT PG, NLSAT एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग CLAT UG 2023 की तैयारी कर रहे हैं और कोई क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हैं तो CLAT पॉइंट आपको ऑफर करता है CLAT UG 2023 का क्रैश कोर्स। अगर आप CLAT PG 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो CLAT पॉइंट आपको ऑफर करता है CLAT PG 2023 के क्रैश कोर्स। डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आपको इन कोर्सेज के डेमो क्लासेस देखनी है, अच्छा लगता है तो यू कैन गेट योर सेल्फ इनरोल्ड। इसके अलावा हमारा मैजिक बॉक्स आप घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं जिसमें कि 7 बुक्स प्लस इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के जैसे कि CLAT UG, DU LLB, NLSAT, आप जिस भी एग्जाम का मैजिक बॉक्स मंगाएंगे उस एग्जाम के मॉक्स भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो ये था बेसिक रिगार्डिंग हमारे कोर्सेज एंड एवरीथिंग। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है केरल, मतलब न्यूज़ नहीं है, एडिटोरियल है। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, वही है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, केरल के गवर्नर जो है ना उनके ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं या फिर उनको थोड़ा सा उल्टा उल्टा बोला जाता है बाय द मिनिस्टर्स ऑफ केरला। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कह दिया कि अगर ज़्यादा हुआ तो मैं इन लोगों को सैक कर दूंगा, मैं इन लोगों को हटा दूंगा। तो इन्होंने ये कैसे कहा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है क्या इसके लिए? तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 164 ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर शैल अपॉइंट बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंट बाय द गवर्नर ऑन द चीफ मिनिस्टर एडवाइस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ध्यान से सुनिएगा, मिनिस्टर शाल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो ये जो टर्म है ना, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसी का यूज करते हुए गवर्नर ने कहा था कि भाई मेरी मर्जी के हिसाब से मुझे मिनिस्टर्स को टेन्योर होल्ड करने देना है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और मैं ऐसे मिनिस्टर्स को सैक कर दूंगा जो मुझे सही नहीं लगेंगे। तो अब राइटर जो हैं वो इंटरप्रिटेट कर रहे हैं प्लेजर ऑफ द गवर्नर को। उनका ऐसा कहना है कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब ये है कि आप जो है चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से वर्क करें, और जब तक चीफ मिनिस्टर चाहता है कि ये बंदा मिनिस्टर रहे तब तक आप उसको मिनिस्टर रहने दें। जब चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो फिर आप जो है उसको मिनिस्टर से हटा दें। तो इस तरीके की बात राइटर कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यही इंटरप्रिटेट हो रहा है। कोई भी ऐसा मतलब मीनिंग नहीं है इसका कि गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसमिस कर सकता है मिनिस्टर को। क्या पास्ट में कभी ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नर ने इंडिपेंडेंटली किसी मिनिस्टर को डिसमिस किया हुआ है? तो ऐसे तो एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को गवर्नर काफ़ी बार जो हैं वो डिसमिस करते हैं। पर उसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे रीज़न ये होता है कि चीफ मिनिस्टर की जो है वो बहुमत ख़त्म हो जाती है, या फिर लगता है कि सरकार में उसके पास अब जो है मेजॉरिटी नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। तो राइटर का इन द एंड ये कहना है कि इन अदर वर्ड्स द टर्म प्लेजर ऑफ द गवर्नर इज यूज्ड एज ए रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर्स पावर टू ड्रॉप अ मिनिस्टर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक मामला था। केरल में देखो बहुत सारी चीज़ें गवर्नर को लेके कंट्रोवर्सी में हैं। एक तो यूनिवर्सिटी वाला बिल, फिर वहाँ पे जो लोकायुक्त वाला जो इंसिडेंट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ना आपको एक चीज़ समझनी है कि गवर्नर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट अभी एक टर्म हो चुकी है जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बी स्मार्ट, बी समझदार, और जितना भी मैंने इनके ऊपर बताया हुआ है वो सब अच्छे से कर लेना। ठीक है, इवन लोकायुक्त वाली कंट्रोवर्सी, यूनिवर्सिटी वाली कंट्रोवर्सी, ये सारी चीज़ें जो हैं क्लब करके इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इसके बाद देखो और भी चीज़ें हैं जैसे कि लोकपाल एंड लोकायुक्त में क्या अंतर होता है, पता ही होगा आपको, ये सब मैंने बताया हुआ है। और हम जब भी ये चीज़ फिर से आती है तो हम डिस्कस भी कर लेते हैं, बट अभी क्योंकि आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़े ना उससे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन ले लो। अभी मैंने आपको क्विज का क्वेश्चन नहीं दिया है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो चलिए क्विज का क्वेश्चन है मेरा कि देयर इज़ अ गाय बाय द नेम ऑफ ए। ठीक है, ये रहते हैं कोलकाता में। कहाँ रहते हैं? कोलकाता में। एंड देयर इज अ गाय बाय द नेम ऑफ बी, जो रहते हैं मद्रास में, चेन्नई में। ठीक है, ए जो है ना बी को कॉल करते हैं कि भाई बी मेरे से जो है तुम एक मोटरसाइकिल खरीद लो। बी जो है कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ। फिर बी जो है ना वो एक लेटर के फॉर्म में लिख के भेजते हैं ए को कि भाई
मैं रेडी हूँ आपका ये खरीदने के लिए कोटेड प्राइस के अंदर। तो अब मुझे ये बताओ प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, वेयर इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से मेरा क्वेश्चन है, ए लिव्स इन कोलकाता, बी लिव्स इन मद्रास चेन्नई। ए ने बी को कॉल किया कि मेरी बाइक खरीद लो इस पैसे पे, बी ने कहा मैं बताता हूँ, फिर बी ने एक लेटर लिख के ए को एक्सेप्टेंस दी कि हाँ भाई मैं खरीद रहा हूँ इतने पैसों पे। तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मुझे बताओ। आई होप आप में से सभी लोग इसका जवाब सही दें। अगला आर्टिकल जो है वो है स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट्स टू डिफीट क्राइम सेज मोदी। तो अभी क्या है, इंटरपोल का मीट था इंडिया में, तो उसी के ऊपर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जब क्राइम ग्लोबल है तो सिर्फ लोकल होने से कैसे काम चलेगा, तो ग्लोबल एफर्ट्स की बहुत ज़रूरत है क्राइम सिंडिकेट्स को ख़त्म करने के लिए, और इस तरीके की बातें जो हैं ये कही गई थी। इंटरपोल के बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो वाला सेशन आई थिंक आज से 2 से 3 दिन पहले होगा। बहुत बार आप में से ये कहते हैं कि सर नहीं मिलता है, कैसे ढूंढने कौन सा है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैं थंबनेल के ऊपर जो बनती है उसमें एक हेडिंग डालता हूँ, वहाँ पे मैंने इंटरपोल डाला हुआ है 2 से 3 दिन पहले। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उस दिन डिस्कस होता है वो वहाँ पे लिख दिया जाता है। तो इंटरपोल जो है ना वो वहाँ पे डिस्कस्ड है डिटेल में। वो इंटरपोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में फंसने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है वो कहता है जयललिताज डेथ प्रो पैनल इंडिकेट्स शशिकला एंड अदर्स। तो ये एक बड़ी मतलब आश्चर्यचकित करने वाली न्यूज़ सुनने में देखने में आ रही है कि एक रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि हार्ट वेजिटेशन परफॉर्मेशन एंड डायग्नोस्टिक डिसफंक्शन हैड बीन फाउंड। और इसके बाद जो कंसल्टेंट थे यूके से फ्रॉम रिचर्ड बीएलए एंड स्टुअर्ट रसेल फ्रॉम एंड समीन शर्मा फ्रॉम यूएसए, इन लोगों ने रिकमेंड किया था एंजियो सर्जरी, लेकिन वो नहीं कराई गई। तो क्यों? तो इसी वजह से ऐसा कुछ बातें आ रही हैं। अब ये बहुत इनिशियल लेवल पे बात है, जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं होगी ना तब तक इस पर अपन लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जो था वो मैंने आपके सामने शेयर किया। फिर यहाँ पे देखिए एक बड़ी दुखप्रद घटना है। हिंदी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी बहुत ट्रिकी होती हैं, तो वही बोलने में कभी कभी इंसान फंस जाता है कि आखिर में बोले क्या। तो इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर अस कि 6 पिलग्रिम्स पायलट किल्ड एज ए हेलीकॉप्टर क्रैशेज इन केदारनाथ। तो मौसम जो है अभी थोड़े अलग तरीके से चल रहे हैं, और उसी में एक न्यूज़ आपने ये देखी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लीज ऑन रिलीज ऑफ बिल्किस केस कन्विक्ट ऑन नवंबर 29। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बिल्किस बानो केस के कन्विक्ट्स थे जिनको रिलीज कर दिया गया था गुजरात के द्वारा, उसके ऊपर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट नवंबर 29 को सुनेगी। अब इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल आपको पता है कि हुआ क्या था। जो पूरी कंट्रोवर्सी थी हमने पूरा डिटेल में देखा हुआ है, फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब पता ही है। सुप्रीम कोर्ट जो है अभी फ़िलहाल नए हमारे चीफ जस्टिस बन चुके हैं। कौन बने हैं बताओ, कौन से नंबर के बने हैं बताओ, यूजू ललित साहब को रिप्लेस करके आए हैं, कितने साल के लिए बने हैं बताओ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट्स होती हैं, जो आपको तुरंत अपने हिसाब से कैच करके रखनी चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये वाला था। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। आप इस चीज़ से उस चीज़ को कनेक्ट करें, कैसे कनेक्शन बैठाएं, ये आपको देखना होगा। अब आफ्टर हिंदी टेक्स्ट बुक, धन्वंतरी पूजा इन मेडिकल कॉलेज इन मध्य प्रदेश इज कंपल्सरी। देखो पहले तो गॉडेस धन्वंतरी हैं कौन? गॉडेस सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, लॉर्ड धन्वंतरी हैं कौन? तो लॉर्ड धन्वंतरी जो हैं ये आपके मेडिकल के आप कह सकते हो कि गॉड बोले जाते हैं, या फिर मेडिसिन्स के गॉड बोले जाते हैं। तो इनकी पूजा करना जो है ये कंपलसरी कर दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर धनतेरस के दिन उनके मेडिकल कॉलेज में। आपको समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है वो रिलेटेड है काइंड ऑफ आपका लॉर्ड धन्वंतरी से। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि लॉर्ड धन्वंतरी की जो है पूजा कंपलसरी है इन मध्य प्रदेश के जितने भी आपके MBBS के कॉलेज होंगे, ठीक है। तो ये है क्योंकि गॉड ऑफ हेल्थ कहलाते हैं। द लॉर्ड धन्वंतरी इज इक्वल टू गॉड ऑफ हेल्थ। और काफ़ी सारी अलग अलग तरीके से इनकी पूजा इंडिया में अलग जगहों पे होती है, बट अभी यहाँ पे ये आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा। मध्य प्रदेश के अंदर इससे पहले भी एक चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि पहला ऐसा स्टेट बन जाता है इंडिया का जहाँ पे हिंदी माध्यम में डॉक्टरी की पढ़ाई देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, जापान सीक्स GI टैग फॉर निन्हंशु एंड अल्कोहलिक बेवरेज।
तो जापान में देखिए जो अल्कोहल होता है ना उसको साके सेक ऐसे करके कुछ बोलते हैं, उसी का एक मतलब उसी का एक आप कह सकते हो कि टाइप है जिसको निहांशु बोलते हैं। तो जापान की जो मिनिस्ट्री है, जापान का जो डिप्लोमेटिक ऑफिस है इंडिया के अंदर, उन्होंने चेन्नई में जो है जीआई टैग फाइल किया है फॉर निन्हंशु, जो कि एक अल्कोहलिक बेवरेज है। तो द एम्बेसी ऑफ जापान इन न्यू दिल्ली हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर निहंशु जापानीज सेक एंड अल्कोहलिक बेवरेज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा न्यूज़ था। जीआई टैग पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो जीआई टैग के बारे में भी चीज़ें जान लो। Geographical indication is an indication used to identify goods having a special characteristics originating from a definite geographical territory। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो कि हम रहते हैं एक जगह जिसका नाम है वाई, इस वाई जगह पे ना एक डिफरेंट टाइप के सेब मिलते हैं, तो वो जो सेब है ना वो सिर्फ इस वाई जगह से ही मिलता है, तो जीआई टैग मिल जाता है कि भाई ये वाला सेब जो है ना यही फेमस है। तो ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये किस चीज़ से गवर्न होता है इंडिया में? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये एक्ट का नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ईयर का नाम ध्यान रखना। बहुत बार क्या होता है ना, आप लोग एक्ट का नाम याद रख लेते हो, फिर सेम एक्ट के नाम से जब ईयर आ जाते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो 1999 है, और ये जो एक्ट है ना ये गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय द WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम ट्रिप्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी उठाते हैं हम। उससे पहले वैलिडिटी देख लो थोड़ा सा इसका। अगर किसी को जीआई टैग मिल जाता है तो 10 ईयर्स के लिए होता है एंड इट कैन बी रिन्यूड। ठीक है, कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट्स इंडिया में जैसे कि बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, कांगड़ा टी, तंजूर पेंटिंग्स, इलाहाबाद सुरखा, फरुखाबाद प्रिंट्स, लखनऊ जरदोजी, कश्मीरी सैफरॉन एंड कश्मीरी वॉलनट वुड कार्विंग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए मेरे साथ। क्वेश्चन है कि इंडिया इनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू। चलो मैं 5 सेकेंड दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर करिए। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। पहला लिखा हुआ ILO, क्या है, बकवास है। IMF कहाँ पढ़ा? UNCTAD नहीं पढ़ा, WTO पढ़ा है, ट्रिप्स एग्रीमेंट वाला। तो इसका आंसर क्या है? WTO। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी पता हो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। इजी था, इजी पीजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। अगला न्यूज़ है AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्रोडक्शन लाइकली टू बिगिन बाय एंड ऑफ द ईयर। तो रशिया के साथ देखो भारत काफ़ी सारी चीज़ों में जॉइंट वेंचर करता है। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है वो भी जॉइंट वेंचर है इंडिया एंड रशिया का। ठीक है, तो इसी तरीके से कोरवा उत्तर प्रदेश के अंदर इंडो रशिया जॉइंट वेंचर के थ्रू AK-203 असॉल्ट राइफल्स बनाने की फैक्ट्री लगनी थी, प्रोडक्शन शुरू होना था। तो वही कहा जा रहा है कि बाय एंड ऑफ द ईयर प्रोबेबली प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए न्यूज़ है, काइव सेज रशियन स्ट्राइक्स लीव ओवर 1100 यूक्रेनियन टाउन्स विदाउट पावर्स और 70 किल्ड टू 40 इंजर्ड इन द पीरियड। देखो जब से क्रीमिया वाला पुल गिरा है तब से रशिया काफ़ी अग्रेसिव हो चुका है क्रीमिया में। और ऐसा नहीं है कि क्रीमिया बोल रहा हूँ, काइव में या फिर यूक्रेन में, पर ऐसा नहीं कि यूक्रेन पलटवार नहीं कर रहा है। तो अभी मैटर जो है ना बहुत सीरियस लेवल पे आके अटक चुका है, तो काफ़ी सारा डैमेजेस हो रहा है। मैंने आपको एक सेशन में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यूक्रेन को कौन कौन सी कंट्री क्या क्या सप्लाई कर रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, आप लोग भी ताज्जुब में आ जाएंगे। चलिए तो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो USA ने क्या क्या दिया है। भाई साहब USA को देखो आप, कुछ ऐसी चीज़ बची नहीं है जो इन्होंने दिया नहीं है। मतलब यूक्रेन देखो बहुत छोटी कंट्री है इकोनॉमिकली एंड एवरीथिंग, रशिया को इतने दिन से टिक पा रहा है ना, तो बस इसीलिए टिक पा रहा है क्योंकि आज की डेट में ना जनसंख्या ऑफ द सोल्जर से आप, नंबर ऑफ द सोल्जर से आप युद्ध नहीं जीतते हो। यू विल विन द युद्ध विद द इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो रशिया का आप देख सकते हो कि भाई साहब सब कुछ जो उनके पास था लगभग लगभग दे ही रहे हैं। कनाडा को आप देखिए, ड्रोन कैमराज, राइफल्स, एम्युनिशन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड्स, टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैरियर। टर्की ने देखो सबसे कम चीज़ें दी हैं, ड्रोन्स टाइप का बस। स्पेन 30 ट्रक्स ऑफ हैवी ट्रांसपोर्ट ट्रक्स, 10 व्हीकल्स ऐसे। फिर यूके ने भी भाई साहब पीछे नहीं रहा है, इतना सारा सामान उन्होंने भी दे दिया है। जर्मनी को आप देखिए
फ्रांस को आप देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क को देखिए, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, ग्रीस, इटली को आप देखिए, मतलब कोई पीछे नहीं है भाई, सब बिल्कुल फुल हथियार सप्लाई करने में लगे हुए हैं। फिर देखिए जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं आपकी, वहाँ पे आप देखिए जिसमें लेटविया, लुथानसिया ये सब होती हैं, एस्टोनिया, तो इन्होंने भी अच्छा खासा पैसा उठा के दिया है। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप से भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड, ग्रीस, इटली से काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। यूक्रेनियन के जो नेबर्स हैं जैसे कि पोलैंड हो गया, स्लोकिया हो गया, इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यूक्रेन को दी हैं। तो आज की डेट में ना ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया जो है आपको गलत दिख रहेगा या फिर ऐसी चीज़ें आपको लगे। देखो ये सारी कंट्री कितना पंप कर रही हो, किसके कहने पे कर रही हैं? यूएसए के कहने पे कर रही है, नेटो के कहने पे कह रही है, नेटो का ये विचारधारा है। अगर अभी यूक्रेन को हथियार नहीं मिलेगा तो यूक्रेन तो वार्तालाप से मैटर सॉर्ट आउट ही करता ना, कम्युनिकेट करके, लेकिन उसको दिए जा रहे हैं कि भाई तुम लड़ो झगड़ो, कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही यूएसए अफगानिस्तान से जब जा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि अब एक नया कॉन्फ्लिक्ट जोन ढूंढेगा यूएस, और देखिए जो नया कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो ढूंढ लिया गया है। यूक्रेन है, अब ये लंबा चलने वाला है। अब दूसरा ताइवान के पीछे भी लगा हुआ यूएसए, लेकिन चाइना इज स्मार्ट। चाइना जो है मुझे लगता है प्रोबेबली कि ताइवान पे ऐसे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इन दी एंड चाइना के लिए ना इकोनॉमी जो है वो सुप्रीम है। बट लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि अब तो बहुत ही सब अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतने सारे कंट्रीज़ के इक्विपमेंट्स के अगेंस्ट में रशिया अकेले खड़ा हुआ है, तो वो रशिया ही है जो वो कर भी सकता था। इसके अलावा और कोई कंट्री नहीं है जो इस लेवल पे खड़ी हो सकती थी, क्योंकि रशिया भी डिफेंस के मामले में काफ़ी मतलब मॉडर्न है और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके पास, काफ़ी अच्छे वो मेड इन रशिया इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो इसीलिए वो टक्कर भी दे पा रहे हैं। पर कोई और होता ना तो नहीं हो पाता, क्योंकि इतने सारे मॉडर्न चीज़ें जो हैं वो यूक्रेन को सप्लाई करी गई हैं वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, तो फिर तो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी कम हो जाती है ना सामने वाले कंट्री के हारने की। तो यही है, देखो नेटो का भी यही है। नेटो से कहने के लिए इन्होंने बना रखी है एक अलायंस, लेकिन एक कल को एक एग्जाम्पल ले लो, नेटो वाली मतलब कोई भी नेटो की जो पार्ट कंट्री है उससे किसी कंट्री की लड़ाई हो जाए जो नेटो का पार्ट नहीं है, तो क्या होगा यार? इतने सारी चीज़ें जो हैं वो लगा के उस बंदे को दबा दिया जाएगा, हो गया ना काम। तो ये सब समस्या है। और जबकि अभी यूक्रेन तो फुलफाल था ही नहीं नेटो में, तो ये वाली चीज़ है। पाकिस्तान लाइकली टू बी टेकन ऑफ FATF ग्रे लिस्ट दिस वीक। तो पाकिस्तान जो है FATF ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएगा। बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे, आपको पता है ये IMF से पैसा मांग रहे थे, इनको पैसा दे दिया गया, पहले नहीं दे रहे थे, फिर अब FATF की ग्रे लिस्ट से भी हट रहे हैं। ऑफकोर्स इन्होंने जो कुछ इनके यहाँ पे मतलब टेररिस्ट घोषित लोग थे उनको जेल वेल भेजा है, लेकिन क्या यही मेन कारण है? तो ये मेन कारण नहीं है। जीरो पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती है। आपको याद होगा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के लीडर को मारा गया है बाय USA, और उसमें जो ड्रोन और ये सब के लिए जो जगह यूज़ करी गई थी ना वो पाकिस्तान की यूज़ करी गई थी, पाकिस्तान ने ही इन्फो भी सप्लाई करी थी। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से FATF की ग्रे लिस्ट से ये हट रहे हैं, क्योंकि देखो इन सब चीज़ों पे ना US का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, US का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और ये कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। FATF की ग्रे लिस्ट क्या होती है, पहले FATF के बारे में जान लेते हैं। FATF इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर काम करती है, रोकने के ऊपर काम करती है। 1989 में G7 समिट इन पेरिस जब हुई थी तब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1989 में G7 समिट जो पेरिस में हुई थी तब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? तो OECD के जो हेडक्वार्टर हैं पेरिस में, उसी के पास, उसी के अंदर इसका भी है। सेशन जो है देखो, FATF की जो प्लेनरी है ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है FATF की, 3 टाइम्स पर ईयर मिलती है और डिसीजंस लेती है, ठीक है। अब थोड़ा सा FATF के बारे में और बता देता हूँ मैं आपको। ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट क्या होता है? ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट, देखो मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री का नाम ग्रे लिस्ट में है तो उस कंट्री को अगर किसी ने पैसा दिया, लोन दिया या कुछ दिया, तो देयर आर प्रोबेबिलिटी कि वो पैसा जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करने में यूज हो सकता है। ब्लैक लिस्ट में क्या है कि अगर किसी कंट्री को पैसा दिया और उस कंट्री को पैसा देने के बाद देयर आर 99% प्रोबेबिलिटी कि वो पैसा जो है टेररिज्म को प्रमोट करने में यूज होगा, तो ग्रे लिस्ट थोड़ा सा कम खराब होता है, ब्लैक लिस्ट बहुत ज़्यादा खराब होता है। और कोई भी कंट्री अगर इन दोनों में आ जाती है तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक कंट्री है जिसका नाम है साकिस्तान। क्या नाम है? साकिस्तान, ठीक है।
ये कंट्री जो है ना बहुत ज़्यादा टेररिज्म प्रमोट करती है, तो इसको ना FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब ये पाकिस्तान कंट्री जो है ना, एक बैंक है जिसका नाम है, मान लो आई बैंक, ठीक है, इसके पास पैसा लेने के लिए गई, इंटरनेशनल बैंक है ये, इसके पास पैसा लेने के लिए गई, तो इंटरनेशनल बैंक ने बोला कि यार तुमको अगर मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा तो तुम तो इसको टेररिज्म को फंडिंग करने में यूज़ करोगे, तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा क्योंकि तुम इस लिस्ट में हो। ऐसे ऐसे मतलब जिस भी बैंक पे जाएगी वो देखेगी ग्रे लिस्ट में है तो फिर वो इसको पैसा नहीं देगी। तो ये उन कंट्रीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है जो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में आ जाती हैं। तो पाकिस्तान काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट से हटने की, और उसी का प्रयास था जो ये सब करते हुए अभी इनके कुछ चांसेस हैं कि ये हट जाए, ठीक है। श्रीलंकन ऑथर शेहान करुणतलिका विंस बुकर प्राइज फॉर आफ्टर लाइफ थ्रिलर। तो बुक का नाम ध्यान रख लेना, और इनको मिला है बुकर प्राइज। तो 2022 का जो बुकर प्राइज है वो मिला है 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा, एक बुक है जो इन्होंने लिखी है। उसके ऊपर एक काम आप लोग और कर लेना, बुकर प्राइज की थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो नोट्स में डाल देना, मैं क्योंकि यहाँ पे डालना भूल गया हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नॉट रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज इजराइल कैपिटल। तो देखो इसराइल जो है वो कहता है कि जेरूसलम उनकी कैपिटल है, पैलेस्टीनियंस जो हैं वो कहते हैं कि हमारी भी फ्यूचर कैपिटल जेरूसलम बनेगी। जेरूसलम को लेके दोनों ही ये लोग इतना क्यों भावुक रहते हैं, क्योंकि पैलेस्टीनियंस की भी काफ़ी सारे हिस्टोरिकल एज वेल एज रिलीजियसली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जेरूसलम में स्थित हैं, इसराइल की तो है ही हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है ना वो इसराइल की एम्बेसी जेरूसलम में खोल के बैठी हुई हैं, तो वो काइंड ऑफ इनडायरेक्टली उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ। इवन यूएस ने भी कुछ साल पहले जेरूसलम में यूएस की एम्बेसी खोली थी फॉर इसराइल। तो जब भी एम्बेसी कहीं खोलती है इसका मतलब ये कि आप कैपिटल मान रहे हो। तो बट अभी ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भैया हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं इसराइली कैपिटल को, जेरूसलम को। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। क्या क्या हमने देखा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया नॉट टू रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज इसराइल कैपिटल, श्रीलंकन ऑथर करुणतलिका विंस बुकर प्राइज फॉर आफ्टर लाइफ थ्रिलर। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा FATF के बारे में डिटेल में जाना, हमने ये वाली भी चीज़ देखी जो आपको मैंने कहा था बताऊँगा। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी सी कुछ न्यूज़ देखी, GI टैग के बारे में जाना, पूरा डिटेल में जाना, जापान निहोंसू के ऊपर सीख कर रहा है ये भी हमने जाना। फिर यहाँ पे ये न्यूज़ थी, हमने ये सब देखा। दिस इज़ इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। इनमें से किसी भी कोर्सेज में आप इनरोल करना चाहें, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से इनरोल कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।